वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो स्टूडेंट, फैटी एसिड हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर हर तरफ प्रेजेंट होते हैं और फैटी एसिड एक बहुत ही रिच एनर्जी सोर्स है हमारे टिश्यूज, ब्रेन और हार्ट के लिए। और इस एनर्जी सोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, जिसमें कुछ एंजाइम्स और कुछ लोकेशनल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। और इस प्रोसेस को पूरी तरह से डिग्रेड करने में, यानी बीटा ऑक्सीड हमारे फैटी एसिड को कन्वर्ट करने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम यही फैटी एसिड का ब्रेकडाउन देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, फैटी एसिड के ब्रेकडाउन की हम लोकेशन देखेंगे, इसके अंदर कितने एटीपी जनरेट होते हैं और कौन से केमिकल मॉलिक्यूल, कौन से ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होते हैं फैटी एसिड के ब्रेकडाउन के अंदर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि लोकेशन क्या है फैटी एसिड की ब्रेकडाउन की। तो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के अंदर फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है साइटोसोल के अंदर, और यूकेरियोट्स के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही एक पावर हाउस ऑफ सेल है, तो यहाँ पर एनर्जी जनरेशन का काम होता ही रहता है। और प्रोकैरियोट ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए बीटा ऑक्सीडेशन ये उनके साइटोसोल में ही होता है। तो स्टूडेंट्स, लोकेशन के बाद हम देखेंगे इनके अंदर कितने स्टेप इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट, फैटी एसिड सिर्फ 4 स्टेप के अंदर होता है, यानी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड सिर्फ 4 स्टेप से होता है। पहली है स्टूडेंट डिहाइड्रोजिनेशन, दूसरी है हाइड्रोजिनेशन, तीसरी है ऑक्सीडेशन और स्टराइजेशन। तो स्टूडेंट, ये चारों स्टेप्स के अंदर हम देखने वाले हैं कि 4 स्टेप के अंदर हमें बीटा ऑक्सीडेशन समझता है कि नहीं। तो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो स्टूडेंट, फैटी एसिड हम प्रोकैरियोटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और यूकैरियोटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यूकैरियोटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो स्टूडेंट, फैटी एसिड जो होता है स्टूडेंट, वो ऐसे ही फ्रीली नहीं होता हमारे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर या सेल की साइटोसोल के अंदर। तो वो हमेशा बाइंड हुआ होता है स्टूडेंट्स असाइल कोए, क्योंकि स्टूडेंट असाइल कोए के बगैर फैटी एसिड एक सिर्फ 16 चेन, यानी 16 कार्बन चेन का एक स्ट्रक्चर होता है। और जब उसे असाइल कोए और कैरेटाइन बाइंड होते हैं, तब जाकर वो एक फैटी एसिड का डिग्रेडेशन के लिए मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है। यानी जब कार्नेटाइन और असाइल कोए उससे बाइंड होते हैं, तभी उसका एक्टिवेशन होता है डिग्रेडेशन के लिए, और तभी वो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए तैयार होने लगता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें बाइंडिंग होती है सबसे पहले कार्निटाइन की, और फिर यहाँ पर हमारे जो सेल का मेम्ब्रेन है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, वहां पर फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और वहां पर ट्रांसपोर्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, वो है कार्निटाइन पाल्मोटाइल ट्रांसफरेज। ये मॉलिक्यूल, और ये क्या करता है, ये CPT1 यानी कार्निटाइन पाल्मोटाइल ट्रांसफरेज। ये हमारे कार्निटाइन से बाइंड हुए हुए फैटी एसिड को अंदर लेता है और फिर उसे एसिड असाइल कार्निटाइन की मदद से दूसरी लेयर के अंदर ट्रांसफर करता है। और जैसे ही जब ये फैटी एसिड दूसरी लेयर के अंदर आता है, तब वहां पर कैट नाम का एंजाइम, यानी कार्निटाइन ट्रांसफरेज ये नाम का एंजाइम वहां से कार्निटाइन को निकाल देता है और सिर्फ फैटी एसिड ही आगे जाता है। और फैटी एसिड किसके बाइंडिंग से आगे जाता है, यहाँ से सिर्फ आपको फैटी एसाइल कोए ही आगे जाने मिलेगा। और फैटी एसाइल कोए फिर एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर कैट एंजाइम का क्या काम है, उसने क्या किया, कार्निटाइन असाइल ट्रांसफरेज, यानी वो कार्निटाइन जो बाइंड हुआ था फैटी एसिड को इनर मेम्ब्रेन के अंदर लाने के लिए, उसे निकाल दिया। और फिर जो CPT2 है हमारा कार्निटाइन पाल्मोटाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम, वो इनर मेम्ब्रेन में लाता है हमारे फैटी एसिड को, जो फैटी असाइल कोए के नाम से फेमस मॉलिक्यूल बन चुका है। और फिर ये फैटी असाइल कोए एंटर होता है बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर। तो स्टूडेंट, बीटा ऑक्सीडेशन का सबसे पहला स्टेप आता है डीहाइड्रोजिनेशन का। कौन सा स्टेप स्टूडेंट, डीहाइड्रोजिनेशन का, जहां पर रिमूवल होता है हाइड्रोजन ग्रुप, और वहां पर एंजाइम इन्वॉल्व है असाइल कोए डीहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, असाइल कोए डीहाइड्रोजिनेस। ये फैटी असाइल कोए का कन्वर्जन कराता है ट्रांस इनॉइल कोए के अंदर। और स्टूडेंट्स, पहली रिएक्शन हो चुकी है हमारी डिहाइड्रोजिनेशन की, जिसके अंदर फैटी असाइल कोए कन्वर्ट हो चुका है
ट्रांस इनॉइल कोए के अंदर। और फिर जो दूसरी रिएक्शन प्ले होती है स्टूडेंट्स, वो है हाइड्रेशन की रिएक्शन, जहां पर ट्रांस इनॉइल कोए कन्वर्ट होता है 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोए के अंदर, और एंजाइम इन्वॉल्व है इनॉइल कोए हाइड्रेटेस के अंदर। और इस ये है हमारा सेकंड स्टेप हाइड्रेशन की। फिर हाइड्रेशन के बाद थर्ड रिएक्शन है, थर्ड स्टेप है, वो है ऑक्सीडेशन का, जहां पर हमारा 3 हाइड्रोक्सिल असाइल कोए कन्वर्ट होता है बीटा कीटो कोए के अंदर। और ये हमारी थर्ड स्टेप है, जहां पर एंजाइम इन्वॉल्व है 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। और फिर एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ऑक्सीडेटिव कंपाउंड क्रिएट होता है जो है बीटा कीटो असाइल कोए। और फिर हमारी लास्ट रिएक्शन है जो है थायोलाइसिस के अंदर, जिसे थायोलेज एंजाइम प्ले करता है और कन्वर्ट करता है बीटा कीटो असाइल कोए को फैटी असाइल कोए और एसिटिल कोए के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारे पूरे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का एक कंपाउंड क्रिएट होता है वो है एसिटिल कोए स्टूडेंट्स, और फैटी असाइल कोए। तो स्टूडेंट, फैटी असाइल कोए और एसिटिल कोए जब ये 16 मॉलिक्यूल यानी हमारा 16 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन का ये स्ट्रक्चर है एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, वो ब्रेक होने पर हमें एसिटिल कोए के कंपाउंड मिलते हैं, फैटी असाइल कोए के 8 मॉलिक्यूल मिलते हैं। यानी 16 कार्बन का जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है स्टूडेंट, 16 कार्बन का जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हमें 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए, फिर ये आगे जाकर TCA यानी हमारे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और फर्स्ट रिएक्शन फॉर्म करते हैं जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म करती है। तो स्टूडेंट्स, हम फिर से देख लेते हैं। पहली स्टेप है डिहाइड्रोजनेशन, जिसमें फैटी असाइल कोए बनता है, फैटी असाइल कोए को कन्वर्ट होता है ट्रांसिनोइल कोए में। दूसरी रिएक्शन हाइड्रेशन, जिसमें 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोए बनता है। और तीसरी रिएक्शन है हमारी बीटा कीटो असाइल कोए जो ऑक्सीडेशन के थ्रू होती है। और चौथा प्रोडक्ट है थायोलाइसिस का, यानी थायोलाइसिस की थायोलेज एंजाइम के इन्वॉल्व में से रिएक्शन में से बनता है फैटी असाइल कोए या एसिटिल कोए। और फिर एसिटिल कोए आगे जाता है TCA के अंदर और फिर वहां पर एनर्जी जनरेशन होता है इन मॉलिक्यूल का यूज कर। तो स्टूडेंट्स, 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए अगर इन्वॉल्व हुए बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर, तो इनसे हमें कितने ATP मिलते हैं? तो स्टूडेंट, इनसे हमें मिलते हैं 96 ATP। कितने ATP मिलते हैं? 96 ATP। इसलिए बीटा ऑक्सीडेशन एक बार करने पर एक 16 कार्बन मॉलिक्यूल को ब्रेक होने के बाद 96 ATP मिलते हैं स्टूडेंट्स, और 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए मिलते हैं जो जाके TCA के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ATP जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रीक्वेंटली हमारे बॉडी में होता रहता है। ये लीवर्स के अंदर होता है या हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लीवर सेल के अंदर होता है, और प्रोकैरियोट के अंदर साइटोसोल में होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट में सिर्फ इतना ही पार्ट होता है, वहां पर कोई CPT1 CPT2 यानी कार्निटाइन पाल्मोटाइल ट्रांसफरेज नाम का कोई एंजाइम नहीं होता, कोई प्रोटीन नहीं होता, कोई को ट्रांसपोर्टर नहीं होता, और डायरेक्टली फैटी असाइल कोए से रिएक्शन स्टार्ट होती है और खत्म होती है एसिटिल कोए पर, और फिर वहीं से वो इंटरमीडिएट जाता है TCA के अंदर, और फिर वहां पर उसका मल्टीपल एनर्जी प्रोडक्शन होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि फैटी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की लोकेशन देखी, उसके अंदर के एंजाइम्स देखे, उसके अंदर के कोफैक्टर्स, को प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स देखे हमने, और उसके 4 स्टेप के अंदर हमने बीटा ऑक्सीडेशन को समझ लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा वीडियो बीटा ऑक्सीडेशन के ऊपर, जो बहुत ही इजी है और एनर्जी रिच कंपाउंड फैटी एसिड को समझने के लिए बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।